हमारे सभी श्रोताओं को हमारा यानी प्रिंसी मिश्रा का प्यार भरा नमस्कार। आज हम पीटर डिरोजा द्वारा लिखी गई कहानी द बी एंड द रोज का हिंदी अनुवाद एक मधुमक्खी और एक गुलाब सुनेंगे, जिसके अनुवादक हैं अरविंद गुप्ता। तो आइए सुनते हैं कहानी। बाबी एक मधुमक्खी था। वसंत में ही तो बाबी संसार में आया था। उसे शुरू में तो अपना मधुमक्खी का छत्ता बहुत अच्छा लगा। सचमुच उसे अपने छत्ते पर गर्व था। उसे किसी ने बताया था, यह याद नहीं कि किसने, कि वो एक गुलाम मधुमक्खी की हैसियत से पैदा हुआ था। उसका काम अलग अलग फूलों पर जाकर उनके पराग के कणों को इकट्ठा करना था। इसी पराग पर ही छत्ते के अविकसित अंडे पलेंगे और इसी से ही स्वादिष्ट शहद बनेगा। उसे याद है जब वह पहली बार छत्ते से बाहर निकला था तो वह कितना खुश था। अप्रैल का महीना था और धूप की घास पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। जब वह अपने नाजुक पंखों को धूप में सुखा रहा था तो छत्ते के दरवाजे की सुरक्षा के लिए तैनात एक मोटी सी मधुमक्खी ने उससे कहा, नंबर 15753, एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारी जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए हमेशा उपयोगी काम करना। उस समय उसका नाम बाबी नहीं था। मैं बाद में बताऊंगा कि उसका यह नाम कैसे पड़ा। जब वह पैदा हुआ तो उसे सिर्फ एक नंबर दिया गया था, क्योंकि छत्ते में पैदा होने वाले अंडों में उसकी गिनती 15,753 थी, इसलिए उसका नाम 15753 पड़ गया। सुबह को कुछ खोजी मधुमक्खियां एक अच्छी खबर लेकर आईं। पास के खेत के कोने में कुछ झाड़ियां थीं जिन पर खुशबूदार पीले फूलों के गुच्छे लगे थे। अब सबका ध्यान उन्हीं फूलों पर था। बाबी ने सोचा कि उसे भी निर्देश अच्छी तरह याद होने चाहिए और उसे अपना काम मुस्तैदी से करना चाहिए। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए उसे उपयोगी होना चाहिए। वह बार बार इसी मंत्र को दोहराता, मुझे उपयोगी होना चाहिए। उसे उन फूलों की झाड़ियों में भेजा गया। उसका पेट पराग के कणों से एकदम फूल गया था। इतना सारा पराग इकट्ठा करके वह बहुत खुश था। वह खुद अपने पेट का मालिक नहीं था। उसके पेट का असली मालिक तो मधुमक्खी का छत्ता था। वापस जाकर उसे अपने पेट के सारे पराग को छत्ते में ही खाली करना था। 15753 हाजिर है, उसने छत्ते के दरबान से आकर कहा। दरबान एक रजिस्टर में कुछ लिख रहा था। तुम कितने फूलों का पराग चुनकर लाए हो? दरबान ने जोर की आवाज में पूछा। करीब 100 का, उसने अपना सिर उठाकर जोशीली आवाज में जवाब दिया। करीब? दरबान जोर से चिल्लाया। यह करीब क्या भला है? मुझे एकदम सही संख्या बताओ। मुझे लगता है कि 15753 तुम अपनी ड्यूटी ठीक तरीके से नहीं कर रहे हो। मुझे लगता है कि सोचो मत नंबर 15753, सोचने से भला कभी किसी का फायदा हुआ है? इस तरह तुम सीधे खड्डे में जाओगे। सुनो, यहाँ का पहला नियम है, करो, सोचो मत। अगली बार मैं इसका ध्यान रखूंगा, बाबी बुदबुदाया। अगली बार नहीं, अभी से ही इस नियम को गांठ बांध लो, दरबान गुर्राया। चलो पराग को वहां झटपट खाली करो और अगले घंटे में 210 फूलों का पराग चुनकर लाओ। इस तरह मधुमक्खी के छत्ते में बाबी की ट्रेनिंग शुरू हुई। हम यह न भूलें कि वो अप्रैल का महीना था। अभी पौधों पर केवल छोटी छोटी कलियां ही लगी थीं। फूल बहुत कम थे। जब फूल इतने कम हो, ऐसे मौसम में 210 फूलों का पराग चुनकर लाना कोई आसान काम नहीं था। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाबी ने अथक परिश्रम करके इस असंभव काम को पूरा किया। दरबान ने इसके लिए बाबी को कोई शाबाशी नहीं दी। बाबी से पराग को एक बड़े से बर्तन में डालकर दोबारा जाने को कहा गया। उसे बीच में चाय पीने तक की छुट्टी नहीं मिली। बस रात को उसे कुछ आराम मिला।
दिन भर की साफ हवा और धूप के बाद अब छत्ते के अंदर उसे घुटन और अंधेरा लग रहा था, परंतु बाबी को करीने से रखे अपने इस घर पर बहुत गर्व था। हर एक मधुमक्खी को छत्ते में कोई खास काम करना होता है। कुछ ठंडी रात के समय अपने पंखों को तेजी से हिलाते रहते हैं जिससे कि शहद से चिपका हुआ पानी सूख जाए। कुछ छत्ते की सफाई करते हैं और कचरे को इकट्ठा करके बाहर फेंक देते हैं। कुछ का काम छत्ते की टूट फूट ठीक करना और मरम्मत करना होता है। और छत्ते के अंदर सबकी आंखों से दूर होता है महारानी मधुमक्खी का पवित्र महल। हर एक मधुमक्खी का जीवन में केवल एक ही उद्देश्य होता है, उपयोगी होना। इसी तरह की दिनचर्या के कारण ही मधुमक्खी के छत्ते में शांतिपूर्वक काम चलता रहता है। एक दिन बाबी दूर स्थित एक फूलों के बगीचे की यात्रा पर था। उसके साथ में 19201 भी था। दोनों मधुमक्खियों में दोस्ती नहीं थी। छत्ते में दोस्ती करने पर पूरी तरह पाबंदी थी, परंतु इन दोनों ने 3 हफ्ते बिना इतवार की छुट्टी लिए साथ साथ काम किया था। यात्रा के दौरान 19201 के एक पैर में कांटा चुभने से चोट लग गई थी और उसका एक पंख थोड़ा सा मुड़ गया था। इस कारण उससे पराग का भार नहीं उठाया जा रहा था। छत्ते की ओर मुड़ते हुए बाबी ने उसका काफी बोझ खुद ढोया। बाबी को नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया। मदद करने के पीछे उसकी मंशा साफ थी। उसे 19201 की हालत पर कुछ तरस आ रहा था, इसलिए उसने मदद की थी, परंतु छत्ते में किसी पर तरस खाना जैसी भावनाएं रखने पर कड़ी मनाही थी। इस प्रकार की भावुकता से छत्ते के काम में बाधा पड़ सकती थी और अगर छत्ते में सही तरह से काम नहीं होगा तो उसका भविष्य अंधकार में हो जाएगा। 19201 दरवाजे पर खड़ा दरबान चिल्लाया, तुम बाहर ही खड़े रहो। दरबान की नाक के सामने के दोनों लंबे बाल अब सींग की तरह खड़े हो गए थे। दरबान बाहर खड़े 19201 को ऐसे देख रहा था जैसे कि वो कोई चोर, भिखारी या फिर दुश्मन हो। 19201 ने दोबारा गिड़गिड़ा कर दरवाजे के अंदर आने की अनुमति मांगी। मैं तुम्हें अंदर आने की इजाजत नहीं दे सकता हूँ। तुमने जो भी किया है वो नियम कानून के खिलाफ है। किसके नियम के खिलाफ? दर्द से कराहते हुए 19201 ने पूछने की जुर्रत की। अगर उसके शरीर में इतना दर्द नहीं हो रहा होता तो वह ऐसा देशद्रोही प्रश्न पूछने की हिम्मत ही न करता। दरबान ने सवाल को अनसुना कर दिया। उसने दोबारा वही वाक्य दोहराया, यह नियम कानून के खिलाफ है। दरबान नियम कानून को सख्ती से लागू करके छत्ते के प्रति अपनी वफादारी निभा रहा था। दरबान को इतनी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाते हुए देखकर बाबी को अपने छत्ते पर बेहद गर्व हुआ। जब 19201 ने दरवाजे में से जबरदस्ती घुसने की कोशिश की तो दरबान ने फौरन सिपाहियों की पलटन को बुलवा कर उसे पकड़वाया और छत्ते के बाहर फिकवा दिया। नियम कानून के अनुसार दरबान ने बिना किसी दुख या भावुकता के साथ कहा, किसी भी चोट लगी मधुमक्खी को छत्ते में लौटने नहीं दिया जा सकता है। फिर दरबान ने बाबी की ओर देखते हुए कहा, 15753, मैंने तुम्हें 19201 की मदद करते हुए देखा है। आप ठीक कहते हैं श्रीमान, बाबी ने कहा। मेरा ध्यान तो सिर्फ 19201 के पराग की तरफ था। मुझे लगा कि इतने सारे पराग का बेकार जाना बहुत शर्मनाक बात होगी। बाबी को खुद पता नहीं था कि वो सच बोल रहा था या नहीं। नियम कानून को तोड़ने से बुरा और कुछ नहीं हो सकता है, दरबान ने कहा। श्रीमान, ऐसी गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा, बाबी ने कांपते हुए कहा। दरबान ने बाबी को कांपते हुए देखा तो उसने कहा, क्या तुम्हें डर लग रहा है 15753? सच बात तो यह है श्रीमान कि लौटते समय मुझे बहुत पसीना आया था। दरवाजे के अंदर जाते समय मुझे कुछ ठंड जैसी लगने लगी और उसकी वजह से ही मैं कांपने लगा। सब भावनाओं को थूक दो, दरबान ने कहा। भावनाओं में खतरा है। अपने दिल को निर्मल साफ रखो और फिर तुम्हें कभी भी डर नहीं लगेगा। ईमानदारी और निष्ठा से काम करो और छत्ते के लिए उपयोगी बनो। बाबी ने यह सब करने की कसम खाई और अपने पराग के थैले को खाली किया।
फिर बहुत संभाल कर 19,201 की कराहों और चीखों को अनदेखा करते हुए उसने दोबारा फूलों से पराग लाने के लिए एक सीधी रेखा में उड़ान भरी। मुझे 19,201 के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, उसने अपने आप से कहा। नियम कानून बने हैं तो ठीक ही होंगे। इन नियम कानूनों की बदौलत ही हम सैकड़ों सालों से जिंदा रह पाए हैं। अगर हम इन नियम कानूनों का एक बार भी उल्लंघन करेंगे तो उसके नतीजे को सोच पाना भी खौफनाक होगा। बाबी अब वह कर रहा था जो पूरी तरह से मना था। बाबी सोच रहा था। सोचना भी शायद उपयोगी हो सकता है, वो अपने आप से कह रहा था। बाबी को उसके बाद से 19,201 कभी भी दिखाई नहीं पड़ा। बाबी को डर था कि कहीं उसे 19,201 की थोड़ी बहुत याद न सताए। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या किसी की याद आना गलत बात है? जब इतने सारे नियम तुम्हें बार बार एक ही रास्ते की ओर धकेलें तो फिर गलती करना काफी मुमकिन था। अप्रैल का महीना बीत गया। धंधे के लिहाज से यह महीना अच्छा बीता। हजारों छोटे डिब्बों और कनस्तरों में शहद भरा गया। बाबी के मन में बार बार एक सवाल उठता था, पर वो उसे वहीं पर दबा देता था। सवाल था कि यह सब क्यों, किसके लिए? उसे मालूम था कि उसकी जरूरतें काफी थोड़ी थीं। 2 या 4 फूलों के पराग कणों से उसका काम आराम से चल जाता। उसकी समझ में यह बिल्कुल भी नहीं आ रहा था कि उसका कोटा अब बढ़कर 250 फूल प्रति घंटा क्यों कर दिया गया था। मधुमक्खी के छत्ते के अंदर की दीवारों के बीच में खूबसूरत सुनहरे गलियारे थे। उन्हें होशियार आर्किटेक्टों और इंजीनियरों की बड़ी फौज ने बड़े करीने से बनाया था। ज्यामिति की दृष्टि से तो छत्ता एकदम लाजवाब था, एक अजूबा था। बाबी को सोचते हुए भी शर्म आ रही थी कि क्या इन नियम कानूनों को कभी कभार थोड़ा बहुत बदला जा सकता है। मई और जून के महीनों में इतना भीषण जाड़ा पड़ा कि ठंड के कारण बहुत से मेहनतकश गुलाम मारे गए। हमारे हिंदुस्तानी लोग ये ना सोचें कि मई जून में तो गर्मी होती है। दरअसल ये अंग्रेजी कहानी है और इसका हिंदी अनुवाद हम लोग सुन रहे हैं, तो इसलिए मई और जून बताया जा रहा है। यूरोपीय देशों में मई और जून में गर्मी नहीं होती, सर्दी होती है वहाँ पर। किसी ने भी मरे हुए साथियों को दफनाने की कोशिश नहीं की। मरी मधुमक्खियों की लाशों का एक ढेर पड़ा पड़ा सूख गया और उन्हें चींटियां नोच नोच कर खाने लगी। जो मर गए उनके लिए रोने से क्या फायदा, यह तो बाबी को पता था। वो खुद अकेले ना तो सबों को पत्तों से ढक सकता था और ना ही उनकी याद में कोई मजार बना सकता था। छत्ते के नियम कानून में मरी मधुमक्खियों के दफनाने का कोई प्रावधान न था, और अगर नियम कानून बने हैं तो वे ठीक ही होंगे। अगर तुम मधुमक्खी हो तो तुम्हें उनके नियम कानूनों को मानना ही पड़ेगा, और अगर तुमने मधुमक्खी के रूप में जन्म लिया है तो फिर तुम मधुमक्खी के अलावा और बन ही क्या सकते हो। जुलाई की एक अलसाई शाम उड़ते उड़ते बाबी सीधे एक खूबसूरत लाल गुलाब पर पहुंचा। क्या मैंने तुम्हें अंदर आने की अनुमति दी? अंदर से एक चहकती आवाज आई। कोई फूल बाबी से जुबान लड़ाए, इसकी आदत बाबी को नहीं थी। मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था, चहकती आवाज ने दोबारा कहा। अब बाबी को लगा कि वह गुलाब का फूल ही उससे बात कर रहा था। माफ करें मुझे, बाबी ने कहा, परंतु गुलाब के फूलों ने पहले कभी भी इस तरह की आपत्ति नहीं उठाई है। हो सकता है कि यह तुम्हारा पहला अनुभव हो, मालूम नहीं इस सब के बारे में दरबान क्या कहेगा, बाबी ने परेशान होते हुए कहा। बाबी अच्छा खासा परेशान लग रहा था। गुलाब के फूल ने उसे खुश करने के लिए कहा, चलो कोई बात नहीं, अच्छा या तो बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। मैं 15,753 हूँ। यह भी भला कोई नाम है? गुलाब ने कहा, यह तो बस एक नंबर है, मेरा केवल यही नाम है, बाबी ने उदास स्वर में कहा। अच्छा, फिर मैं तुम्हें बाबी कहकर बुलाऊंगी, बाबी ने कहा। आप कृपया ऐसा मत करें, और देखो मेरा नाम रोजा है। आप ऐसा ना करें रोजा, बाबी ने अपनी बात दोहराई। असल में तो बाबी फूल का सुंदर नाम सुनकर ही उस पर मोहित हो गया था। मैं ऐसा क्यों नहीं करूं? रोजा ने पूछा। क्योंकि यह नियम कानून के खिलाफ है। किसने बनाए हैं ये बेहुदे नियम कानून बाबी? आप मुझे 15,753 कहकर बुलाएं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी,
बाबी देख सकता था कि उसके कहने से रोजा अपना दिमाग नहीं बदलेगी। मैं अब चलता हूँ, बाबी ने कहा। नहीं तो दरबान, यह दरबान कोई बहुत जालिम किस्म का आदमी लगता है, रोजा ने हंसते हुए उसे बीच में टोका। परंतु हंसी के रुकने से पहले ही बाबी अपने छत्ते की ओर कूच कर चुका था। बड़ी गजब की इंसान लगती है अरोजा, उसने अपने आप से कहा। पहले वह चाहती है कि मैं उससे अनुमति मांगूं वह काम करने की जिसकी इजाजत नियम कानूनों ने मुझे दी है। फिर वह नियम कानूनों का मजाक उड़ाती है और हमारे वफादार दरबान को जालिम करार देती है। बाबी एकदम चुप्पी साधे था पर उसे अपने दिल की गहराइयों में रोजा का दिया हुआ नाम पसंद आया था। पर रोजा द्वारा कही हुई कुछ बातें उसे परेशान भी कर रही थी। खैर छोड़ो, रोजा ने जो बातें उससे कही थी वह उन्हें खुद भी अपने आप से कहना चाह रहा था। अगली सुबह बाबी सीधा उसी गुलाब के पौधे पर उड़ता हुआ गया जहां रोजा थी। इससे पहले कि वो अपना मुंह खोलता और कुछ बोलता, रोजा ने कहा, अगर तुम्हारी मर्जी हो तो अंदर आ जाओ, वैसे मैं तुमसे कई बातें पूछना चाहती हूँ। बाबी शर्माते हुए अंदर घुसा। क्या किसी दिन तुम्हारी छुट्टी होती है? नहीं तो, बाबी ने उत्तर दिया। क्या इतवार वाले दिन और छुट्टियों वाले दिन भी तुम्हें अवकाश नहीं मिलता है? नहीं। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है, रोजा ने कहा, जैसे तुम कोई गुलाम हो। देखो, अब मैं चलता हूँ, बाबी ने कहा। तुमसे अपनी सच्चाई बर्दाश्त नहीं हो रही है, रोजा ने प्यार से कहा। अच्छा यह बताओ कि तुम हमेशा एक सीधी लाइन में ही क्यों उड़ते हो? क्योंकि कहीं पर भी जाने का यही सबसे छोटा रास्ता होता है। तुम सबसे लंबे रास्ते से होकर क्यों नहीं जाते? परंतु अगर रास्ता छोटा है तो लंबे रास्ते से होकर जाना एकदम मूर्खता होगी। यही तो तुम्हारी गलती है बाबी, रोजा ने जोर देकर कहा। क्या तुमने कभी तितलियों को नहीं देखा है? तुम उनकी तरह चिंता मुक्त क्यों नहीं हो सकती? तितलियां इधर उधर मंडराती हैं, कभी आगे जाती हैं, कभी पीछे आती हैं। तुमने देखा होगा कि ऐसा करने में उन्हें कितना आनंद आता है। यह आनंद क्या चीज होती है? बाबी ने पूछा। जब तुम किसी चीज को और किसी वजह से नहीं परंतु सिर्फ अपने मजे के लिए करते हो तो उसे आनंद कहते हैं। अगर हम मजा करने के लिए कहीं रुक गए तो फिर हम शहद कैसे इकट्ठा करेंगे? बाबी ने पूछा। बाबी, पहले तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो, रोजा ने पूछा। तुम यह सब शहद क्यों इकट्ठा कर रहे हो? क्योंकि नियम के अनुसार हमें ऐसा ही करना चाहिए। और इन नियमों के पीछे क्या कारण है? इन नियमों के पीछे जरूर कोई कारण होगा, पर शायद जिसने यह नियम बनाए हैं वही उसे समझता होगा। यह बात सच्ची नहीं लगती, रोजा ने कहा। मैंने सुना है कि जब छत्ता पूरी तरह शहद से भर जाता है तब सब मधुमक्खियों का हुजूम उसे छोड़कर किसी दूसरे छत्ते को तलाशने के लिए उड़ जाता है और दोबारा से एक बार फिर वही नीरस और सुनी जिंदगी शुरू होती है। यह सब बकवास है। तुम मेरी मान्यताओं को और मेरे विश्वास पर चोट पहुंचा रही हो, बाबी ने गुस्सा होकर कहा। तभी उसे दरबान की बात याद आई। उसने कहा था कि अगर उसका दिल निर्मल होगा तो उसे कभी भी गुस्सा नहीं आएगा। शायद उसे रोजा की बातों में कुछ रास आ रहा था। रोजा पूछ रही थी, जिस नियम कानूनों का तुम पालन करते हो उन्हें आखिर कौन बनाता है? मुझे नहीं पता, बाबी ने कहा, पर जिसने भी यह नियम कानून बनाए होंगे वो बड़ा सयाना होगा, क्योंकि छत्ते में सब कुछ हमेशा अच्छी तरह से चलता है। क्या वहां का कारोबार हमेशा एक जैसे ही ढर्रे पर चलता है? हाँ, वहां का काम हमेशा से एक ही तरीके से चलता आया है। नहीं, रोजा ने कहा, अगर हर चीज हमेशा एक सी रहती है तो फिर उसमें सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती है ना? ठीक, परंतु यह इसलिए होता है क्योंकि उसमें हर एक चीज एकदम ठीक है। बाबी, मुझे यह बात यकीन करने लायक नहीं लगती। बाबी के हृदय में अविश्वास की चिंगारियां सुलग रही थीं। उन्हें बुझाने के लिए वह चिल्लाया, पर मुझे इसमें यकीन है। और फिर वो तुरंत दूसरे फूल पर उड़ गया। बाबी जिन चीजों पर विश्वास करता चला आ रहा था वह अब उसे खोखली लगने लगी थी। क्या चोट लगी मधुमक्खियों को छत्ते में वापस नहीं घुसने देने में बड़ी सुंदरता है? क्या मरे हुए साथियों को नहीं दफनाने में बहुत महान बड़प्पन है? क्या आराम न करना, छुट्टी न लेना, मजा नहीं करना बड़ी महान बात है? क्या एक अंधेरी और काली कोठरी में एक साथ सैकड़ों मधुमक्खियों का रहना एक महान सभ्यता की निशानी है?
सवाल। बाबी के पास अब सवालों का अंबार था। बाबी जब काम के बाद छत्ते में वापस पहुंचा और उसने बताया कि वह केवल 120 फूलों का पराग ही जमा कर पाया है, तो उसे काम चोरी के लिए मधुमक्खियों के मुखिया के पास भेज दिया गया। मुखिया सबसे मेहनतकश था और देखने में भी काफी खौफनाक था। यह बताओ 15753 कि आखिर तुम कहाँ गए थे? मैं खुद नहीं जानता, बाबी ने उत्तर दिया। जानने की कोशिश भी न करो नंबर 15753, इसमें जानने और समझने के लिए कुछ है ही नहीं। बस जो काम तुम्हारे जिम्मे है उसे करते रहो। भविष्य तुम्हारी वफादारी पर निर्मित है और कभी भी प्रश्न मत पूछो। इस छोटे से शब्द क्यों ने न जाने कितनी बड़ी सभ्यताएं नष्ट की हैं। बाबी ने अपनी सहमति व्यक्त की। मुखिया के भाषण ने उसके डगमगाते विश्वास को दोबारा पुख्ता करने का काम किया था। मुखिया ने जब बाबी की आंखों में चमक देखी तो उसे चैन आया। मुखिया ने कहा, सुनो 15753, सबसे बड़ी समझदारी इसी में है कि कभी भी सवाल मत पूछो, क्योंकि अगर तुम सवाल पूछना शुरू करोगे तो कभी न कभी तो गलती करोगे ही, और फिर मालूम नहीं कौन सी गलती घातक सिद्ध हो जाए। अच्छा, तुम अब जाओ और दोबारा ऐसी स्थिति मत आने दो। अगले घंटे में बाबी ने 323 फूलों का पराग चुना। उसने सबसे अधिक पराग चुनने का एक नया रिकॉर्ड कायम किया, जैसे कि छत्ते के रजिस्टर में दर्ज किया गया। वह खुश था कि मधुमक्खियों की परंपराओं में उसका विश्वास अभी डिगा नहीं। मुखिया मक्खी तक को उसकी काबिलियत पर इतना एतबार था। ऐसे में अगर वह खुद अपने आप पर शक करे तो यह पागलपन ही होगा। एक पूरे हफ्ते तक वो रोजा से दूर रहा, पर अब रोजा से मिलने की ललक हर क्षण बढ़ रही थी। रोजा ही एकमात्र ऐसी थी जिसने उसे एक नाम दिया था और जिसने बिना किसी नियम कानून का हवाला दिए उससे इतनी आत्मीय बातें की थी। रात को जब बाकी मधुमक्खियां खर्राटे ले रही थीं तो वह अपने आप को काफूस कर रहा था। दुख यह था कि वह अपनी भावनाएं खुद अपने आप तक से व्यक्त नहीं कर पा रहा था। वह अपने आप को बेगाना महसूस कर रहा था। आखिरकार यह जानते हुए भी कि वह गलत कर रहा है, फिर भी वो अपने आप को रोक नहीं सका। एक दिन पौना घंटे उसने इतनी मेहनत की जितनी उसने पहले कभी नहीं की थी। उसने 299 फूलों से पराग चुना। फिर एकदम थक कर होने के बाद उसने रोजा से अंदर आने की इजाज़त मांगी। हाँ, आराम से अंदर आओ, रोजा ने अपनी चंचल आवाज में कहा। मुझे मालूम था कि तुम एक दिन जरूर मुझसे दोबारा मिलने आओगे। थकान के कारण बाबी काफी देर तक कुछ नहीं बोला। वो शांत होकर गुलाब की खुशबूदार पंखुड़ियों में लेटा रहा। 5 मिनट की अलौकिक शांति के बाद उसने कहा, सचमुच आज मुझे पहली बार यह मालूम पड़ा है कि आराम क्या होता है। तुम अब कभी भी पहले जैसे नहीं रह सकोगे, रोजा ने हल्के से कहा। मुझे तुम्हारी खुशबू पसंद है। बाबी उसकी चापलूसी नहीं करना चाहता था। उसे रोजा की सुगंध सबसे अधिक खुशबूदार लगी। शायद पहली बार किसी खुशबू ने उसका ध्यान आकर्षित किया था। एक बार तुम्हें सुंदरता का आभास हो गया तो फिर तुम दोबारा अपने छत्ते में नहीं रह पाओगे। सुंदरता किसी नियम कानून से नहीं बंधी होती। सुंदरता की खोज में तुम्हें आजीवन अकेले ही सफर करना पड़ेगा, रोजा ने कहा। बाबी को रोजा की बातें समझ में नहीं आ रही थी। उसे सिर्फ इतना पता था कि वह अपने जीवन में पहली बार खुश था। रोजा, मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है उपयोगी होना, नहीं। जीवन का अगर कोई सार्थक उद्देश्य है तो वह है खुशियां लाना, रोजा ने कहा। हम जीवन में खुशी कैसे ला सकते हैं? एक दूसरे का ध्यान रखकर और एक दूसरे के दुख दर्द में हाथ बटाकर, किसी को उसका अपना प्यारा सा नाम देकर। मधुमक्खियां किसी की परवाह नहीं करती, बाबी ने दुखी होकर कहा। जब किसी दूसरे छत्ते पर आक्रमण हो रहा होता है तो भी हम उनकी मदद के लिए नहीं जाते हैं। हम अपने बीमार और अपंग सदस्यों को छत्ते के बाहर रात की ठंड में मरने के लिए फेंक देते हैं। फिर तुम किसके लिए उपयोगी हो? मुझे नहीं मालूम, बाबी ने कहा। हमें आगाह किया गया था कि यह सवाल हम कभी नहीं पूछें। तुम चुपचाप लेटो, रोजा ने कहा। मैं तुम्हें प्यार करूंगी और तुम्हारी देखभाल करूंगी। तभी बाबी को ध्यान आया कि उसका घंटा पूरा होने जा रहा है। वो इन सुखद क्षणों को छोड़कर छत्ते की ओर उड़ा। कितने फूलों का पराग? दरबान ने पूछा। 299 नहीं, 300। बाबी को रोजा की याद आई। उसने रोजा से भी कुछ पराग लिया था। बाकी सब अनाम फूलों के साथ में उसे रोजा के नाम को जोड़ना अन्यायपूर्ण लगा।
उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, मेरी पहले वाली संख्या ठीक थी। धरबान बाबी की हिचकिचाहट को ताड़ गया। उसने तुरंत सिपाहियों को बुलाकर उसे गिरफ्तार करवाया। बाबी उनमें से नहीं था जो हिसाब किताब में गलती करे। बाबी की कोर्ट में पेशी हुई। मुखिया जज था। उसका चेहरा बहुत भयानक लग रहा था। मेरी दयालुता को तुमने इस प्रकार चुकाया, हमें शक है कि तुम किसी दुश्मन से जा मिले हो। वो गुर्राया। रोजा कोई दुश्मन नहीं है, वो तो एक सुंदर फूल है। अच्छा, तुम स्वीकार कर रहे हो कि तुम एक फूल से बातचीत कर रहे थे? जो कोई भी हमारे नियम कानूनों को नहीं मानता है वो हमारा दुश्मन है। जो कोई मधुमक्खी के उपयोगी होने में दखलंदाजी करता है वो हमारा दुश्मन है। प्यार, बाबी चिल्लाया। उपयोगिता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण और ऊंचा है प्यार। कोर्ट में मौजूद सभी मधुमक्खियों ने प्यार शब्द सुनते ही अपने कानों को हाथों से ढक लिया। तुम अछूत हो, मुखिया ने कहा। एक ऐसा समय था जब प्यार और खुशी जैसे शब्दों से मुझे डर लगता था। मेरी आंखों के सामने सिपाहियों ने 19-201 को मार दिया। वो मेरा दोस्त था, फिर भी मैंने उसको बचाने के लिए अपनी उंगली तक नहीं उठाई। चुप रहो, मुखिया चिल्लाया। नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगा, बाबी ने अपनी आवाज को तेज करते हुए कहा। अगर छत्ते में थोड़ी भी बदल हुई तो वहां एकदम अनर्थ हो जाएगा। तब हम लोग ड्यूटी भूल जाएंगे और अन्य मधुमक्खियों की खातिर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार नहीं होंगे। हम इंसानों जैसे ही अपने सदस्यों का मार काट करने लगेंगे। प्यार की एक चिंगारी के लिए मुझे यह सब अनर्थ मंजूर है, मुखिया साहब। बाबी के बयान के बाद पूरे छत्ते में हलचल मच गई। ऐसा लगता था जैसे प्यार शब्द ने छत्ते में धुएं से भी ज्यादा हलचल मचा दी हो। सिपाही अपने हथियारों के साथ बाबी की ओर बढ़ने लगा। हर बार जब उन्होंने बाबी पर वार करना चाहा तो उसने जोर जोर से प्यार प्यार चिल्लाया और तब सिपाहियों ने हथियार फेंककर अपने कानों को दोनों हाथों से ढक लिया। वे बाबी को नहीं मार पाए क्योंकि उनकी सारी ऊर्जा खुद को बचाने में लग गई। बाबी प्यार प्यार का नारा लगाता हुआ पूरे छत्ते में घूमा। मुख्य दरवाजे पर मुखिया अपने हाथों से कानों को बंद करके खड़ा था। उसने कहा, तुम हमारे बिना जिंदा नहीं रह पाओगे। 15,753। तुम्हें मालूम है कि हम जो कुछ भी कर रहे थे वो ठीक था। हमारे बिना तुम मर जाओगे। बाबी भी उस पर चिल्लाया, तुम सब तो जिंदा होकर भी मुर्दा हो। अगर मैं आज मर भी गया तो कुछ देर जिंदा रहने के बाद ही मरूंगा। यह कहकर बाबी रोजा से मिलने चला। वो अपने आप को खोया खोया और अकेला महसूस कर रहा था। फिर भी वो आज पहली बार अपने आप को जिंदा महसूस कर रहा था। रोजा, उसने कहा, मुझे रात होने के कारण ठंड लग रही है और डर भी लग रहा है। रोजा ने उसे अपनी खुशबूदार और गर्म पंखुड़ियों में आकर पनाह लेने के लिए आमंत्रित किया। बाबी, उसने कहा। हाँ, उसने गुलाब के दिल के समीप आते हुए कहा, मुझे भी डर लग रहा है। बाकी मधुमक्खियों से तुम बिल्कुल भी न डरना। अगर वो तुम्हें मारने आए तो तुम सिर्फ प्यार प्यार का नारा लगाना और वो सब दुम दबाकर भाग जाएंगी। नहीं बाबी, रोजा ने फुसफुसाया, मुझे मधुमक्खियों से डर नहीं लग रहा। वैसे भी अब गर्मी का मौसम लगभग खत्म होने वाला है। फिर मुझे लगता है कि अब मेरा समय पास आ रहा है। रोजा ने कहा, फिर तो हम अंतिम क्षणों को साथ साथ गुजारेंगे, एक दूसरे को प्यार करते हुए और एक दूसरे की देखभाल करते हुए। उन्होंने यही किया। जब सुबह को आसमान में सूरज निकला तो उसकी तेज किरणें एक लाल गुलाब पर पड़ी। गुलाब जमीन पर पड़ा था। उसकी सुर्ख पंखुड़ियों में एक मरी हुई मधुमक्खी लिपटी थी। इस कहानी को सुनने के लिए आप सबका बहुत 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 आभार।